हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल राज 2025 में। आज आपके लिए सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में जो क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं, भौतिक विज्ञान संबंधित जो क्वेश्चन आपके आते हैं, उनका 100 प्रश्नों का एक सेट आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि आपके बहुत काम का रहेगा। पहली बात, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए फिजिक्स रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। तो चलते हैं सीधे ही हम जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके रिप्लाई आपको करने हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व तो आप समझते हो, इसका माप कौन सी मात्रा है। वेग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्वरण है, ऑप्शन सी द्रव्यमान है एंड ऑप्शन डी भार। तो इनमें से जड़त्व की माप कौन सा ऑप्शन होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रव्यमान। जड़त्व की माप क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा, जो हम खाने में जो ऊर्जा हमारी होती है, उसको हम किस इकाई में मापते हैं, कौन सी यूनिट है। नंबर 1 आपकी ए ऑप्शन है कैलोरी, केल्विन, बी ऑप्शन है सी आपका जूल और डी आपका अर्ग। ये सभी ऊर्जा की ही इकाई हैं, बट खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन चारों हैं, देख लीजिए आप। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा ए कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग होता है P, वेग होता है V, इनके अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। कौन सा ऑप्शन राइट है। यस, इसका ऑप्शन है आपके सामने द्रव्यमान। कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, द्रव्यमान होगा, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, mv। तो हमें पूछ रहा है संवेग और वेग, तो इस v को P के नीचे ले आओगे तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका P/v, यानी कि संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा आपका, द्रव्यमान होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। कौन सा नियम है जिसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। नंबर ए सापेक्षता का सिद्धांत, नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम और नंबर डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो कौन सा ऑप्शन है जिससे आप ये समझ सकते हो कि जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री, उसमें जो बैठा हुआ यात्री वो आगे की ओर गिरता है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। यस, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूटन गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है। आइसबर्ग यानी जो बर्फ होती है उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। आपके सामने ऑप्शन चारों हैं। आपका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1/10 भाग। जब समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग जो का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, 1/10 हिस्सा, 1 का
10वां हिस्सा कहाँ होता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम दलदली सड़कों में, दलदली सड़कें आपको पता है, हम दलदली सड़कों में, सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कें होती हैं, उन पर हम क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल, सापेक्षता का वेग, घर्षण की कमी या घर्षण की अधिकता, क्या हो सकता है? बिल्कुल राइट, इसका आंसर है घर्षण की कमी। घर्षण की कमी आपका आंसर होगा, क्योंकि जब घर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा? हम दलदली सड़कों पर क्या होगा? फिसलेंगे। घर्षण कम होने से फिसलन होती है और घर्षण ज़्यादा होने से फिसलन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कौन सा ऑप्शन होगा? इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो ए होगा, प्रकाशीय ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश वोल्टेज सेल है तो वो सौर ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग? जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें तो द्रव्य चलित ब्रेक होते हैं, वो किस नियम पर होते हैं? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, टॉर्शैली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन का नियम। आपके सामने ऑप्शन चारों हैं, तो कौन सा नियम होगा? जल्दी से बताइए। यस, आपका जो ऑप्शन होगा ए, पास्कल का नियम। पास्कल का जो नियम है वो द्रव्य चलित ब्रेकों का जो स्वतः ही स्वचालित वाहन होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, इसी नियम पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपकेंद्रीय बल ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल ऑप्शन बी, गुरुत्व बल ऑप्शन सी और घर्षण बल ऑप्शन डी, कौन सा है? आपने एकदम सही सोचा, ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? दूध को मथने पर उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन जो होते हैं वो किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। आपके सामने ऑप्शन है चारों, जल्दी से सोचिए। बिल्कुल आपने राइट सोचा है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? नज़दीक होता है, यानी कितना पार्ट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का, कितना भाग है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8, कौन सा राइट है? यस, आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। 1/6वां हिस्सा जो होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पार्ट के साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह कौन सा होता है? जो हमेशा पृथ्वी का जो समय है उसके साथ में ही चलता है, 24 घंटे में ही वो घूमता है, तो वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पता लगाएं। आपने सही सोचा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर दूरी पर वो स्थापित होते हैं तुल्यकारी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की जो बूंद होती है गोल होती है, आपको पता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठतना, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी गुरुत्व, तो कौन सा होगा? आपके सामने ऑप्शन है, बिल्कुल आपने सही सोचा, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार आकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक
आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ये जो महान वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, इनका देश कौन सा है? ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस। किस देश के हैं? यस, ग्रीस, ऑप्शन डी। ये जो आर्किमिडीज है वो किस देश के हैं? महान वैज्ञानिक ग्रीस से हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा और ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपके सामने आंसर। इसका जो आंसर है उतना ही रहेगा। अगर पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ़ पिघलेगी तो वो उतना ही रहेगा, उतना ही स्थान वो घेरेगा, तो उतना ही रहेगा। पानी बर्फ़ में बदलने के बाद में उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है आपका न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस और डी आइंस्टीन। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपके सामने है। राइट सोचा आपने एकदम। ऑप्शन ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 89 न्यूटन और 98। तो कितना होगा? आपके सामने ऑप्शन है। बिल्कुल आपने राइट सोचा। ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट, 976। इसका आंसर तो आप सभी को आना ही चाहिए। यस, बिल्कुल राइट। इसका आंसर है 746 वाट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है? आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त। कौन सा आंसर है? आपने सही सोचा। इसका ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने बहुत पहले ही इन बातों को बता दिया है। भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत पहले फिजिक्स की जो आज खोजें जा रही हैं वो बहुत पहले अपनी बुक्स में ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो ब्रह्मगुप्त जो थे इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया कि पृथ्वी, लेकिन एक नियम नहीं दिया था। इस वजह से हमारे ब्रह्मगुप्त का नाम नहीं आकर के न्यूटन का नाम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो यह तो आपको आता ही है। कौन सा होगा? जूल। ऊष्मा यानी ऊर्जा का ही रूप होती है और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक ही होंगे। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए 40 डिग्री माइनस में, ऑप्शन बी 212 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस और डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही एक होगा? तो बिल्कुल राइट है आपका आंसर। ऑप्शन ए यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान आपका सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में ही एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा? यस,
140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 60 डिग्री है तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। यानी कि उस समय जल जमने वाला है पानी, तो उसका तापमान उस समय क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल राइट, 4 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी जो है बर्फ़ में बदलने लग जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस पर तापमान आपका बर्फ़ में बदलना शुरू होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक है, जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। इसमें देख लीजिए आप, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। बिल्कुल सही सोचा आपने, कौन सा होगा, पारा, क्योंकि पारा आपको पता है ऊष्मा पा करके पिघलने लग जाता है। बाकी जल है, लकड़ी है, चमड़ा है, इनमें ज़्यादा ऊष्मा चाहिए और पारा कम ऊष्मा में ही आपका पता है उसका हम तापमापी में यूज करते हैं, इसलिए ये अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो क्या होगा, इसका आंसर है संवहन। क्या होगा, संवहन। संगठन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या होगा, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, यानी जलन पैदा होती है, उबलता हुआ पानी, स्टीम भाप, गर्म हवा या सूर्य की किरणें। तो ये आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा जो जलन होती है वो स्टीम के द्वारा होती है। हमको पता है जब खाना बनाते हैं, जब आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो उनकी जो भाप होती है एकदम फूट जाती है, बहुत तेज जलन होती है। तो ये आंसर आपका कौन सा होगा, इसका सही स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल है, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण में से कोई नहीं। तो क्या होगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं क्वथनांक जो उसका हाई, जिस पर उबलने लग जाता है वो क्वथनांक होता है द्रव का, और वाष्पीकरण क्या, उससे पहले वाष्प बदलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण। प्रथम नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, और दूसरा नियम संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक होती है, लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन। तो सबसे ज़्यादा ऊष्माधारता किसकी होती है, ऊष्मा को धारण करना, यस, ऑप्शन बी, जल। जल की जो ऊष्माधारता सबसे अधिक होती है इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षिता ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपके सामने है, वाष्पन की, ऊर्ध्वपातन की, संघनन की, वाष्पीभवन। तो इसका आंसर है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज अभी आपको 30 क्वेश्चन बताते हैं, आगे के 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आने पर आप उसको ज़रूर देखें। आपको बाकी के तो 100 क्वेश्चन हैं वो आपके सामने आने वाले हैं, 1 बाय 1 करके आपको। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनके भी कुछ क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों।